हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत देश के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास है। इससे पहले कि अगर आपने हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए आईटीआई सेकेंड ईयर के नाम से, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी प्रॉपर वे से। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक है डीसी जनरेटर, और इसमें आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं और आपका समय बहुत ही कम बचा है। एग्ज़ाम आपकी जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप अच्छे से आप इसे प्रिपरेशन तैयार कर दें अपनी। जो भी आपके पास आईटीआई की थ्योरी की बुक है आप उसको अवश्य पढ़ते चलें। ये हम आपको प्रैक्टिस क्लासेस करवा रहे हैं और निमी पैटर्न की हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने के मिलेंगे। लेकिन आप अदर एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप थ्योरी को एक बार ज़रूर याद करें, ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने आज जनरेटर दिए गए हैं, 4 जनरेटर हैं। संट जनरेटर है, श्रेणी जनरेटर है, विभेदक यौगिक जनरेटर है, ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर। तो आपको इसमें से बताना है वो आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग करते हैं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, यानी कि विभेदक यौगिक जो जनरेटर होता है ये आर्क वेल्डिंग के लिए हम डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। कौन सा? विभेदक यौगिक जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है क्या है, मतलब जो तरंग वाइंडिंग जो होती है उसकी विशेषता क्या है डीसी जनरेटर में। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया गया है कम धारा कम वोल्टेज है, ऑप्शन बी है उच्च धारा कम वोल्टेज है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कम धारा उच्च वोल्टेज दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सभी साथी कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि कम धारा उच्च वोल्टेज यानी लो करंट हाई वोल्टेज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है 38 नंबर का है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध जो तार का उद्देश्य क्या है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी जनरेटर दिया गया है, इसमें कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त जो प्रतिरोध तार है इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर वाइंडिंग की गई है प्रतिरोध तार की, तो इसका आपको उद्देश्य बनाना है। ऑप्शन ए हमारा है नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए करते हैं इस तरीके की वाइंडिंग, ऑप्शन बी हमारा है शून्य स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है स्थितिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना होता है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है कि धारा दिशा का आसानी से पलटना यानी स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन। तो इसमें से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका 38 का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि धारा की दिशा का आसानी से पलटना इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया होगा कि डीसी जनरेटर में जो ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि व्हाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसमें से आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दोस्तों देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ी क्षमता वाले जो डीसी जनरेटर में ये योग धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, मतलब कौन सी योग धातु का उपयोग करते हैं, मतलब योग धातु जो रहती है उसमें कौन सी धातु का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा ढलवा लोहा, ऑप्शन बी हमारा दिया गया नर्म लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है रोल्ड स्टील। तो इसमें से कौन सी धातु का उपयोग करते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर IMP, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा। यानी रोल्ड स्टील जो है ना, ये बड़ी क्षमता वाले जो डीसी जनरेटर में जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें योग धातु का उपयोग करते हैं। ठीक है, योग जो रहता है वो योग में हम कौन सी धातु का, रोल्ड स्टील धातु का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में जो स्लिप्ड रिंग्स का कार्य क्या है। तो इसका कार्य पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है कि लगातार आउटपुट की आपूर्ति, ऑप्शन बी हमारा दिया है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ऑप्शन सी है विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है कौन, डीसी जनरेटर में जो होता है स्लिप्ड जो रिंग होती हैं इनका कार्य होता है एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार के वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, मतलब किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन ए है पल्स सेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन बी है दोलनशील वोल्टेज, ऑप्शन सी हमारा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऑप्शन डी हमारा है प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन में से जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं 42 का, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है दोस्तों डीसी जनरेटर में वोल्टेज गतिशील रूप में प्रेरित करता है कौन, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं सभी के सभी नीमी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप अपनी थ्योरी की बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। जो भी हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं इसकी प्रैक्टिस से हमारा डीसी जनरेटर करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित जो स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है, यहाँ पर एक चित्र डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया है। इसमें जो स्लॉट जो दिया गया है इसको चिन्हित जो भाग है इसका नाम बताना है, मतलब क्या उद्देश्य इसका। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा वायु परिसंचरण बनाने के लिए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि जो स्नेहन उद्देश्य के लिए, ऑप्शन डी हमारा जो दिया गया यहाँ पर सॉफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसमें से बताना होगा राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर होगा। यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्लॉट्स का उद्देश्य होता है, मतलब यहाँ पर एक से जो चिन्हित भाग है ये क्या है, कुंजी तरीका को ठीक करने के लिए इस स्लॉट का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड जो कॉइल लगी होती है उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है कि मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी हमारा दिया गया कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ऑप्शन डी हमारा दिया है कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स। यानी कि कहने का उद्देश्य ये है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए
ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए हम डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसका दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन पूछा बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के जो पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। तो क्वेश्चन में ए हमारा दिया गया नर्म लोहा, ऑप्शन बी हमारा ढलवा लोहा, ऑप्शन सी हमारा ढलवा इस्पात, ऑप्शन डी हमारा है स्टेनलेस स्टील। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट कर इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कास्ट स्टील जो होता है, यानी ढलवा लोहा जो इस्पात होता है, ढलवा लोहा नहीं है यहाँ पर, ढलवा इस्पात है, ठीक है। जो कि क्या होता है, डीसी जनरेटर के मशीनों के पोलों को कोर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ढलवा इस्पात की धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो क्यों करते हैं ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट दिया गया है कि घर्षण हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी हमारा विंडेज लॉस को कम करने के लिए, ऑप्शन सी हमारा है हिस्टेसिस हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन डी हमारा है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो पोल कोर को जो स्टंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, भंवर धारा हानि कम करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रक्रिया होती है डीसी जनरेटर में, तो क्यों करते हैं, इसका उपयोग क्या है ये बताना। ऑप्शन ए है कौन सा जनरेटर में, ए हमारा शंट जनरेटर में, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी हमारा विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी हमारा संचय यौगिक जनरेटर। तो इसमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारा कर रहे हैं 47 का ए इज राइट आंसर। मतलब शंट जो जनरेटर दोस्तों होता है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं हम, शंट जनरेटर जो प्रकार का जो डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप एक बार ज़रूर अच्छे से याद करके जाएँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और बाकी क्लासेस आपको सभी कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे, और बाकी भी क्लासेस हम आपके लिए इलेक्ट्रिशियन की स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो क्वेश्चन अगला हमारा दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी जनरेटर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या, इसका उद्देश्य पूछा है। ऑप्शन ए हमारा है कठोर कम्यूटेशन कम करता है, ऑप्शन बी हमारा नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, ऑप्शन सी हमारा दिया गया विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देते हैं, ऑप्शन डी हमारा है कि क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होना। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका 48 का आंसर कर रहे हैं, सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। कौन, अगर डीसी जो जनरेटर में अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है, विचुंबकीकरण को प्रभाव को क्या कर देता है, बेअसर कर देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से अगर ऊपर है तो उसका प्रभाव मतलब डीसी जनरेटर पर क्या पड़ेगा। ऑप्शन पावर की स्क्रीन पर फर्स्ट दिया गया है कि ए नंबर का है कि आउटपुट वोल्टेज पल्स सेटिंग है, ऑप्शन बी हमारा है आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, ऑप्शन सी हमारा जो दिया गया जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज यानी कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, ऑप्शन हमारा डी दिया गया है जनरेटर सामान्य रूप से मतलब वोल्टेज बनाता है। तो इसमें से राइट कौन सा होगा ये बताना है। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से।
तो जो भी साथी 49 का आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर होगा। यानी का मतलब है कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, मतलब जो जनरेटर बनाने में क्या होगा, विफल होगा। क्या होगा, यदि शंट फील्ड जो प्रतिरोध है जिसका क्रांतिक प्रतिरोध का मान जो से ऊपर हो जाता है, तो इसका जो प्रभाव डीसी जनरेटर पर पड़ता है। ये इससे होता क्या है कि डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी वोल्टेज जो होता है बनाने में विफल हो जाता है, मतलब वोल्टेज नहीं बनता। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में पूछा गया है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है। तो ऑप्शन ए हमारा दिएगा आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, ऑप्शन बी हमारा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 50 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये डीसी जनरेटर में अगर आर्मेचर प्रतिक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता है तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर टेक्निकल एग्जाम में पूछा था और आपकी ITI एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन से पूछा जाते हैं, जो कि आपको फार्मूला बेस्ड रहते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आता है तो आप इन सवालों को बड़ी आसान से कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा हो सकता है हिंदी में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश में कैलकुलेटेड द EF जनरेटेड इन ए 4 पोल, मतलब पोल कितने दिए गए, पीस दिया गया है यहाँ पर, कितने पोल, 4 पोल दिए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखना, 4 पोल हैं। और यहाँ पर डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स क्या है, वेव वाइंडिंग, इसका आप थोड़ा बेसिक याद रखना है कि वेव वाइंडिंग, जहाँ वेव वाइंडिंग आ जाए तो यहाँ पर ए जो हमारा होता है, ए का मतलब होता है हमारा आर्मेचर में पैरेलल रास्तों की संख्या होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और पी हमारा पोल होता है। अगर जहाँ वेव वाइंडिंग आ जाए तो वेव वाइंडिंग में हमेशा क्या होता है, पैरेलल रास्ते हमेशा 2 ही होते हैं। इसको याद रखना हमेशा। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल रास्ते 2 ही होते हैं। अगर इसकी जगह लैप वाइंडिंग आ जाए, वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है डीसी जनरेटर में, याद रखना, एक वेव और एक लेप। ठीक है, और वेव में क्या होता है कि पैरेलल रास्तों की संख्या हमेशा 2 होती है, और लेप बाइंडिंग में जो होता है वो क्या होता है, ए बराबर पी होता है। मतलब रास्ते जितने होंगे उतने ही पोल होंगे, पोल जितने होंगे उतने ही रास्ते होंगे। ये किस में होगा, लेप बाइंडिंग में होगा। ठीक है, इसका आप थोड़ा बेशक याद रखना। आगे देखते हैं क्या दिया गया। यहाँ पर दिया गया है कि आर्मेचर हैज़, जो कंडक्टर को संख्या, मतलब कंडक्टर की जो संख्या दी गई है, कंडक्टर कितने हैं, कंडक्टर मतलब होता है जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टर को। तो जेड बराबर आपका दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर 1020 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर हो गया। फिर ड्राइव एट स्पीड ऑफ, मतलब जो डीसी मोटर की स्पीड को हम बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एन बराबर हमारा दिया गया 1500 RPM दिया गया। ठीक है, इसके बाद फ्लक्स पर पोल दिया गया, यानी कि ये फ्लक्स दिया गया फाई का मान दिया गया हमारा 0.007 दिया गया। इसको आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाई हो गया। यहाँ पर आपको सभी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। हिंदी में थोड़ा करेक्शन में करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्या क्या दिया गया, पी पोल दिया गया, जेड जो हमारा क्या है, जेड हमारा जो है आर्मेचर में पैरेलल कंडक्टरों की संख्या है, एन जो हमारा स्पीड है डीसी जनरेटर की, और फाई जो हमारा गया है फ्लक्स के प्रति जो पोल है वेबर में रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें आपको नोट कर लेना, इसके आगे का मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो नोट कर लिया हुआ आपने। तो आगे हम चलते हैं, सीधा आपको हम क्वेश्चन को सल्यूशन बताएंगे और जो फार्मूला लगेगा वो आपको बता देते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया था, पी दिया गया था, पोल, पोल कितना है, 4 पोल है। ठीक है, और इसके बाद फाई दिया गया हमारा, फाई का मान दिया गया 0.007 दिया गया। ठीक है, इसको आप याद रखना। फिर इसका कंडक्टर हमारे दिया है, कंडक्टरों की संख्या कितनी, 1020 दी गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया गया है क्या, एन, एन मतलब होता है हमारा क्या होता है कि आर्मेचर के घूमने की गति। ठीक है, ये हमारी दी गई है 1500 RPM।
आपने पहले नोट कर लिया होगा, मैं आपको सीधा फिर इसका सोल्यूशन बता दूंगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि ए जो हमारा दिया गया है दोस्तों, ये आर्मेचर में पैरेलल रास्तों की संख्या, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर वेव वाइंडिंग दी गई। तो वेव वाइंडिंग में थोड़ा याद रखना, वेव वाइंडिंग में क्या होता है, रास्ते हमेशा दो ही होते, तो दो ही आएगा। पोल कितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो रास्ते हमेशा दो ही होंगे किसमें, वेव वाइंडिंग में। अब इसका जो फार्मूला दोस्तों होता है वो ई बराबर होता है, ई निकालना मतलब ईएमएफ निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकालना। ई बराबर होता है हमारा फाई एन जेड पी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, नीचे 60 हो जाता है। ये आप फार्मूला याद रखना, बस इस फार्मूले में मान रखना, और बाकी आप अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कैलकुलेशन आएगा तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको हम सोल्यूशन। तो बराबर फाई का हमारा जो मान दिया गया, फाई का मान दिया गया 0.007 दिया गया। ठीक है, इसके बाद एन जो हमारा दिया गया, एन मतलब होता है स्पीड, स्पीड का मान दिया गया कितना, 1500 आरपीएम दिया गया। इसके बाद आपका जेड का जो मान दिया गया 1020 दिया गया। ठीक है, इसको आप रखना 1020 दिया गया। इसका पी हमारा जो पोल दिया गया, 4 पोल दिया गया। इसके नीचे आपका जो ए दिया गया मतलब रास्तों की संख्या यानी 2, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ये दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 3 जीरो लगा दिए, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दी। अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से काटना। देखिए 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट गया, और 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ पर 15 बचा है, यहाँ देखिए 7 बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 15 बचा है, यहाँ पर 102 बचा, और यहाँ 4 बचा। अब आपको करना क्या है, 15 से इसको काट लिया, 15 एकन 15, 15 चौकू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 आ गया। अब इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये 4 को 4 से क्या कर दिया अपन ने, कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पर 7 × 102 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको करना है क्या, 2 से इसे काट दिए, 2 एकन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 एकन 2 हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 7 × 5 1 बचा, मतलब 51 × 7। अब इसका आपको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, 7 1 मतलब 7 एकन 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आपके पास जो वोल्ट में आएगा, ईएमएफ जो हमेशा आता है किस में आता है, वोल्ट में आता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो आपका जो आंसर आएगा ई बराबर जो आएगा यहाँ पर, ई बराबर 357 वोल्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना, आपको बिल्कुल समझ में आया हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह का अगर सवाल आ जाए, अगर एक बार अगर इसे खुद से करेंगे तो आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है क्या, वेव वाइंडिंग के लिए। अगर लैप बाइंडिंग का होगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं होना, जैसे कि इसमें समांतर पथों की जितनी संख्या हमेशा 2 होती है, लेकिन उसमें लैप बाइंडिंग में होता क्या है कि ए बराबर पी, मतलब समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या होती है बराबर होती है। बस अगर इस तरह का सवाल अगर इसमें होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा दिया गया कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। ऑप्शन बी हमारा अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना। ऑप्शन सी है ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना। ऑप्शन डी हमारा दिया गया वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को क्या करना, जोड़ना है। तो इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 52 का ए उनका राइट आंसर होगा। कहने का मतलब है कि इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। किसमें, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया 53 क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों पूछा गया कि जो डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए, मतलब डीसी जनरेटर को अगर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लंबे समय तक अगर बंद रखें। तो ऑप्शन हमारा है कि फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ सक जाता है। ऑप्शन बी हमारा है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया का बढ़ना होता है। ऑप्शन डी हमारा दिया गया अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। तो इसका जो मेन कारण पूछा गया क्या प्रभाव होगा, तो ऑप्शन दिए गए स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज मतलब लॉसेस इट्स रिड्यूस मैग्नेटिज्म, यानी कहने का उद्देश्य है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। मतलब अगर डीसी जनरेटर का अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर बंद रखा जाए तो होगा क्या, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को क्या करेंगे, खो देंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 पोल डायनेमो प्रेरित ईएमएफ की गणना करना, मतलब ई की गणना करना है। यहाँ पर 1000 आरपीएम लैप वाइंडिंग का पूछा गया है और कंडक्टरों की संख्या आपको दी गई है 600 और फ्लक्स पर पोल जो दिया गया है फाई का मान दिया गया है यहाँ पर 0.064 वेब में दिया गया। तो मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो आपका था वेव वाइंडिंग था। ठीक है, वेव वाइंडिंग था और इसमें जो दोस्तों दिया गया ये लैप वाइंडिंग है। क्या है, लैप वाइंडिंग है। तो मैंने आपको बताया था वेव वाइंडिंग में कन्फ्यूज़न मत होना, ए बराबर हमेशा 2 होगा और लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर में पैरेलल जो रास्तों की संख्या और पोलों की संख्या इसमें लैप बाइंडिंग में बराबर होगी। बस इतना आप याद रखना, फार्मूला जो है वही लगेगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सोल्यूशन होगा। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर दिया गया, पोल दिया गया पी बराबर कितना दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है, इसके बाद हमें देखिए आगे क्या दिया गया, यहाँ पर जो आरपीएम मतलब एन बराबर दिया गया है 1000 दिया गया, गति दी गई 1000 दिया गया। इसका कंडक्टरों की संख्या यानी Z बराबर दिया गया है हमारा 600 दिया गया, कितना 600 दिया गया। ठीक है, इसके तो फाई का मान हमारा दिया गया, फाई का मान हमारा कितना दिया, 0.064 दिया गया है वेबर में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। इसके बाद ए जो हमारा दिया गया, ए बराबर जो हमारा दिया गया, हमेशा याद रखना लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। ठीक है, जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी, यानी कि 4 होगा। ये भी यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, आगे का मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ, जल्दी से नोट कर लें। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन को आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ तक आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम सोल्यूशन करते हैं इसका अच्छे से। तो आपने सभी नोट कर लिया होगा यहाँ तक। तो आगे बताता हूँ, जो फार्मूला दोस्तों हमारा दिया गया ई बराबर फाई एन जेड इंटू पी अपॉन ए और नीचे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फाई का मैंने आपको बताया मान कितना था, 0.064 था और एन जो हमारा आरपीएम कितना 1000 आरपीएम है। ठीक है, इसके बाद जेड जो कंडक्टरों की संख्या कितनी है 600 है। फिर इसका पोल दिया गया, पोल 4 है और जो ए का मान भी हमारा 4 होगा और नीचे आपका आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दशमलव जब हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 1 2 3 होगा। ठीक है, ये 3 होगा ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाए, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 6 है, ये इस 6 को इस 6 से हट गया। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा। अब आपके पास बचा क्या, केवल 64 इंटू 10 बचा हुआ। आप इसमें आपस में गुणा कर लीजिए, 640 आ जाएगा। 640 वोल्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ई बराबर जो आपका आएगा 640 वोल्ट इज राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, ई का मतलब ईएमएफ जो निकालना है। ठीक है, ये डीसी जनरेटर निकालने के लिए है। ठीक है, और ईएमएफ हमेशा वोल्ट में निकाला जाता है, ये भी याद रखिए। तो उम्मीद करता हूँ इस दोनों सवाल आपको समझ में आ चुके हैं, वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग का। कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत होना, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा तो सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपकी मेहनत पानी पे फिर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया तो क्वेश्चन है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ए दिया गया कि प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, ऑप्शन बी है प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन सी हमारा दिया गया प्रेरित ईएमएफ में कोई प्रभाव नहीं है, ऑप्शन डी हमारा प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है।
तो सभी साथी इसका कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा, यानी कि प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन बी इस राइट आंसर हो, क्या होगा, जब मुख्य क्षेत्र का जो प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाएगा तो प्रेरित ईएमएफ में जो प्रभाव जो पड़ेगा वो क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, घटता है। ऑप्शन बी इस राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया डीसी जनरेटर में जो कि ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। जो डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण पूछा गया। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी हमारा MNA और GNA स्थिति बदल गई है, ऑप्शन डी हमारा है ब्रश के रूप में बहुत अधिक जो स्प्रिंग तनाव है। तो कौन सा कारण है ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। MNA एंड GNA पोजीशन चेंज की वजह से क्या होता है, डीसी जनरेटर में ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारा जो डीसी जनरेटर का था टॉपिक, यहाँ पर पूरा जितने भी क्वेश्चंस थे निमी क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करवा दिए, और आप इस टॉपिक की थ्योरी एक बार खुद ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इस टॉपिक को मैंने समाप्त कर दिया। इसकी थ्योरी को एक बार ज़रूर पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आगे अगर कंपटीशन की अगर तैयारी करना है तो थ्योरी आपको पढ़ना ही पड़ेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा जो रहेगा डीसी मोटर, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।